बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो here we come to the last topic of सेक्शन ई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज़्म। ना सिर्फ सेक्शन ई में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरी बीएस की बुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अगर है कोई तो वो कह लें आप डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। इसमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ और एससीक्यू भी। एमसीक्यूज़ में अभी जितने की टाइप्स पढ़नी है हमने डिफेंस मैकेनिज़्म के, इनमें से कुछ एक दो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। उसके अलावा ये एससीक्यू पोर्शन में भी आता है, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हुई हूँ। फिर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या हैं, ये भी पास पेपर में आए हुए हैं एससीक्यू में। और फिर टाइप्स तो आपने हर एक टाइप की डेफिनेशन को भी याद करना है, उसके एग्जांपल को मेनली आपने समझना है कि अगर एमसीक्यू में पॉइंट आ जाए या स्नैरियो आए एससीक्यू में तो आपको वो पिक करना आना चाहिए। जैसे इसमें से स्नैरियोज आए हुए हैं, इसमें स्नैरियो ना बीएस में दो चीज़ों के आते होते हैं मेनली, एक तो डिफेंस मैकेनिज़म्स में से आते हैं और सेकेंडली जो उनसी थ्योरीज़ है ना, थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट, उनमें से स्नैरियोज आए होते हैं कि वो कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं और उसमें वो एक आपको बताएंगे, स्नैरियो देंगे, फिर पूछेंगे कि ये किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है पर्सन। अब डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ आएँ तो क्या होता है डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़म्स आर अनकॉन्शियस, ये वर्ड को याद रखना है आपने, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंजाइटी, थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम एंड थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट और डील विद। ये इसकी डेफिनेशन है। फ्रेंड्स में भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं ये, और मुद्दत राना पे भी। फ्रेंड्स में मुझे ज़रा ज़्यादा इजी लगा था लिखा हुआ, तो ये जो मैंने नीचे सारा पोर्शन लिखा है ये मिक्स है मुद्दत राना से और फ्रेंड्स से, जहाँ से जो चीज़ इजी लगी उसको पिक करके मैंने डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। इसकी मेन डेफिनेशन थोड़ी सी याद करने वाली है, थोड़ी मुश्किल भी है। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है कि हमारा अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अनकॉन्शियस में मैंने इसलिए फोकस किया है कि इसका ना एससीक्यू आया हुआ है जहाँ पे एक पूछा भी हुआ है कि डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे माइंड के किस पार्ट से ओरिजिनेट होता है, तो वो हमने अनकॉन्शियस माइंड जिसे उसे कहना है, उसका आंसर ये था क्वेश्चन का। तो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हम अनकॉन्शियसली कोई भी पर्सन उसकी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। अब किस तरह की सिचुएशन में आता है, किसी के साथ अचानक कुछ बुरा हो गया, कोई बैड न्यूज़ आई है, तो वो उसका माइंड उसको या तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिनाई कर रहा होता है उस चीज़ से, उस चीज़ की परेशानी से, उस स्ट्रेस से बचने के लिए। जैसे डिनाइल एक हो गया डिफेंस मैकेनिज़्म, इस तरह काफ़ी सारे हैं। तो कोई भी थ्रेट हो, कोई एंजाइटी वाली कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करे, या फिर आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो सेल्फ एस्टीम है उसके लिए एज अ थ्रेट आप उसको लें, तो उसको अवॉइड करने के लिए उस सिचुएशन को आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है ना, उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। एज द नेम इंडिकेट्स, डिफेंस क्या होता है कि अपना दिफा करना। तो वो उस सिचुएशन में, किसी भी हार्श सिचुएशन में, किसी भी कह लें सैड सिचुएशन में, या फिर कोई बैड न्यूज़ किसी ने कोई ब्रेक की है, या आपके साथ कुछ बुरा हो गया, सपोज आपने एमकेट दिया, आपका एमकेट क्लियर नहीं हुआ, तो इस तरह के किसी भी हार्ड टाइम में जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने माइंड को समझाने के लिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, या कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ अगर हुआ है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, या इस तरह का जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी की तरफ से आता है उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। उसकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट इसमें था डिफेंस मैकेनिज़म्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्रेड। इस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसका नेम भी आपने याद करना है। इन हिज साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी कि अनकॉन्शियस माइंड से ओरिजिनेट होते हैं, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है डिफेंस मैकेनिज़्म। सिगमंड फ्रेड ने इन्हें डिस्क्राइब किया था फर्स्ट किस थ्योरी में, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल एज द नेम इंडिकेट्स के साइकोलॉजी को हम एनालिटिकली देख रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं साइकोलॉजी का किसी भी पर्सन का, तो वो आप उसके ब्रेन में डिफरेंट बिहेवियर्स चेक कर रहे होते हैं ना, उसके कॉग्निटिव बिहेवियर्स, तो उसमें ही एक आता है डिफेंस मैकेनिज़्म कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है किसी सिचुएशन से। अब टाइप्स क्या हैं डिफेंस मैकेनिज़्म के, सबसे पहले है डिनाइल, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट एंजाइटी इंड्यूसिंग रियलिटी, कि कोई रियलिटी, कोई हकीकत जो आप में एंजाइटी इंड्यूस करे, आप उसको एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज़ कर दें, आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें, ठीक है, आप उस हकीकत से ही इनकार कर दें। सपोज फॉर आफ्टर सर्वाइविंग अ हार्ट अटैक अ पेशेंट कॉन्टिन्यू स्मोकिंग एज नथिंग हैज़ हैपेंड।
अब वो एक पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है, वो उसके लिए एक टेंस सिचुएशन थी, एनजाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशन थी, वो रियलिटी थी। हार्ट अटैक वो एनजाइटी इंड्यूस कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। तो उसकी बॉडी ने क्या डिफेंस मैकेनिज्म किया कि वो डिनाइल फेज में चलेगा कि नहीं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो उसके बाद भी वही उसने ईटिंग हैबिट्स अपनी कंटिन्यू की हुई, उसने स्मोकिंग कंटिन्यू की हुई, वो कहता है उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये था डिनाइल फेज, ये उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स था उस सिचुएशन पे। डिस्प्लेसमेंट आप इसका नेम से कर लें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको फिजिक्स के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं लेके जाना। के चेंज करना, या फिर और किस में आ सकता है, प्लेसमेंट अगर है ना कि एक जगह पे रखना किसी चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट कि आप उसकी उस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस नेम से इसको याद रखें। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशंस ऑन लेस डेंजरस पीपल। इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियसली ना आप जो अपने इंटेंस इमोशंस हैं, आपको गुस्से का इमोशंस हैं या आपकी फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस हैं, वो आप लेस डेंजरस पीपल पे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उन इमोशंस का। अगर उर्दू में समझाऊँ मैं आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आपको गुस्सा आया है, किसी ने, आपके बॉस ने आपको डांटा है, तो आप उस गुस्सा जो उसको आया हुआ था उसने आप पे निकाला, तो आप अपने से किसी नीचे वाले बंदे पे निकाल दोगे जिसके ऊपर आपका जोर चलता है। आपने आगे अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, तो ये आपने उन इमोशंस को डिस्प्लेस किया है जो आपके बॉस से शुरू हुए थे और आपने अपने एम्प्लॉय पे निकाल दिया। या फिर आप कह लो कि गुस्सा आपको अपने बॉस पे आया था, लेकिन आप वो एक आपके मुकाबले में एक ताकतवर शख्सियत है या आपसे हाई रैंक पे है, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। तो आपने अपने जो लो रैंक वाले थे, आपका कॉफ़ी बॉय था, जो टी मैन था या कोई भी था, आपने उसके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप, ये इसकी एग्जांपल है कि आफ्टर रिसीविंग लो ग्रेड्स ऑन लो ग्रेड्स अ स्टूडेंट शाउट्स ऑन जूनियर पैरामेडिक्स। कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसके अपने किसी टेस्ट में, किसी वार्ड टेस्ट में, किसी चीज़ में उसके मार्क्स कम आए हैं, तो उस चीज़ का गुस्सा उसने क्या किया है, वार्ड बॉय पे निकाल दिया। वो वार्ड बॉय पे शाउट कर रहा है कि अपने इमोशंस को अपने डिस्प्लेस किया। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है फैंटेसी। फैंटेसी तो नेम से ही पता चल रहा है कि आप फैंटेसी क्या करते हैं कि अपनी एक फैंटेसी दुनिया में रहना, अपने खुद की बनाई हुई एक ख्याली दुनिया, खूबसूरत दुनिया, उसमें रहना। तो ये फैंटेसी क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ इमेजिंग इम्प्रॉबेबल थिंग्स टू गेट प्लेयर। इसकी डेफिनेशन आ गई कि आप ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को ज़ाती सुकून हासिल करने के लिए अपने माइंड में उनको इमेजिन कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज़ अनकॉन्शियस एजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर। अब ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई बुक में कि आप ना अनकॉन्शियसली ना एज्यूम करते हो, एक मिनट, कि आप अनकॉन्शियसली एज्यूम करते हैं कि आप में या किसी और पर्सन में कोई सिमिलैरिटी है। इसका दूसरा रुख या इसकी दूसरी डेफिनेशन या इसके एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है ना, तो आप किसी और को ऐसे करते हैं, जो उसके अंदर फीचर था वो आप अब निकाल रहे हैं, वो आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी, अगर किसी ने आपको टॉर्चर किया, आपको कोई नुकसान पहुंचाया, तो आप किसी और को पहुंचा रहे हैं, तो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के नेम से थोड़ा याद कर लें, आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ की शनाख्त करना, या इस तरह इससे याद करें कि कोई बिहेवियर था किसी और में, वो आप अपने अब आप वैसे ही काम कर रहे हैं, किसी जो कोई कर रहा था अब आप वो कर रहे हैं। या फिर आप कह लें कि वो उन दो लोगों में जो, अगर ये डेफिनेशन है इसकी, तो वो क्या था कि आपके किसी के अंदर जो बिहेवियर था वो अनकॉन्शियसली आप अपने अंदर वो ला रहे हैं, या फिर आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप में और उसमें वो सिमिलैरिटी है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन ज़रा ट्रिकी सी है, आई एडमिट दैट, लेकिन इसके एग्जांपल से याद कर लें कि सपोज इसकी एक एग्जांपल है कि अगर कोई बुली कर रहा है आपको, तो आप आगे से अपने जो हैं सीनियर्स या अपने फ्रेंड्स फैमिली की तरफ थोड़ा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर थोड़ा अनोइंग होगा, आपको गुस्सा ना जो आ रहा है वो आप उसी तरह का। एक तो होता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया, कि आपको गुस्सा किसी और पे था, आपने निकाला किसी और पे, इट्स समथिंग एल्स। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आपने के साथ किसी ने जैसे बुलिंग बिहेवियर था, तो आप भी आगे से अपना बिहेवियर वैसा बनाते हो। आप इसमें ये अगर तो किसी ने आपको, सीनियर ने आपको बुली किया और आप अपने जूनियर को बुली करते हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो आप उस अपना काइंड ऑफ उस पर गुस्सा निकाल रहे हो। लेकिन अगर कोई आपको तंग कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, बुली कर रहा है, तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दैट पर्सन या टुवर्ड्स योर सीनियर्स चेंज हो जाता है। आप थोड़ा सा उस तरह की, जैसे वो आपको मिस ट्रीट किया गया तो आप दूसरों को थोड़ा मिस ट्रीट करने की कोशिश करते हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन में आता है। मतलब आप अपने अंदर सेम बिहेवियर ला रहे हो। आइडेंटिफिकेशन लाइक जो उसके अंदर थी करेक्टरिस्टिक्स,
वो आप अपने अंदर भी एज्यूम कर रहे हो, अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक सिमिलैरिटी डेवलप हो रही है। अब बाकी पोर्शन में इसका नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिफेंस मैकेनिज़म्स कर रहे थे और इसमें से नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एज द वर्ड इंडिकेट्स के इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को सोचना, मतलब अपना कह लो कि अगर कोई इवेंट हुआ है, किसी के साथ सैड इवेंट हुआ है, किसी को कैंसर हुआ है सपोज़, तो वो उसको इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, उस चीज़ को लेता है कि अच्छा मुझे ये किस वजह से हुआ है और मैं अब उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना, उसको सोचना कि अच्छा अगर मैं इस तरह से ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपनाऊंगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो किसी भी इवेंट को ना, एक उसका किसी भी इवेंट का ना एक इमोशनल पार्ट होता है और एक आप कह लें इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है। कि आप इमोशनल पार्ट क्या है कि कोई भी सैड न्यूज़ सुनते ही आप उसके मतलब उससे रेलिवेंट थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, या तो आप दुखी हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या फिर डिप्रेशन में जाएंगे। और एक चीज़ ये होती है कि आप उसको देखते हैं, उसको ऐसे रिसीव करते हैं कि मैंने इसका हल निकालना है, तो उसका क्या आउटकम है या फिर आप इसकी ट्रीटमेंट वगैरह क्या अवेलेबल है। तो अगर इंटेलेक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, सेपरेटिंग इमोशन फ्रॉम थॉट बिकॉज इमोशनल रिएक्शन इज़ वेरी पेनफुल एंड फोकसिंग ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। के आप लॉजिक और फैक्ट्स पे फोकस करते हैं और उस चीज़ के इमोशनल कंटेंट को थोड़ा दूर रख लेते हैं, सेपरेट करते हैं इमोशन को फ्रॉम द लॉजिक एंड फैक्ट्स। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कैंसर पेशेंट था, वो बजाय इसके कि वो परेशान हो रहा है, वो सोच रहा है, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है उसकी क्या ट्रीटमेंट है। वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, कि बॉडी ना इमोशंस को थोड़ा साइड पे करने की कोशिश कर रही है कि ठीक है मैंने परेशान नहीं होना, मैंने इसकी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है कि प्रोजेक्ट करना, वर्ड के आपको इस वर्ड से भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट क्या करना होता है। लाइक कह लो कि किसी चीज़ पे अपना वो जब हम वो फिल्म या फिर वो जो कैमरा के लिहाज से हम प्रोजेक्शन कहते हैं ना, तो वो होता है कि किसी चीज़ पे शेडो डाल रहे हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन क्या है कि एट्रीब्यूट करना वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट्स टू अदर्स। कि आप अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरे इंसान पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप खुद किसी का बुरा चाह रहे हो, लेकिन आप ऐसे आपकी बॉडी ये डिफेंस मैकेनिज्म बना रही है कि आप उन फीलिंग्स को किसी और से एसोसिएट कर रहे हो, उन पर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि नहीं वो मेरा बुरा चाहता है। ठीक है, आप अपना गिल्ट इस लिहाज से वो कम करते हैं। मतलब कि सपोज इसमें मेरे ख्याल बुक में एग्जांपल दी हुई थी कि आप टीचर कोई हैं पढ़ाने आ रहे हैं, आपको किसी वजह से वो अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन का किस तरह से फिर शो होता है कि आप कहते हो कि नहीं भाई टीचर को मेरे से कोई ख़ास ही उनको मेरे से कोई ख़ास ही गिला शिकवा, उनको मेरे से कोई दुश्मनी है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। हालांकि प्रॉब्लम आप में थी, लेकिन आपने प्रोजेक्ट किस पे किया, टीचर पे। तो ये होता है प्रोजेक्शन। देन है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपनी कोई फीलिंग या आपने जो कोई काम किया है, आपकी कोई अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या थॉट है, आप उसको क्या करते हैं कि उसको आप रियलिटी में ना ऐसे उसको पोर्ट्रे करते हैं कि आपने जो काम किया वो ठीक है। ठीक है, आप अपनी ही जो रीज़नेबल या अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी उस या फीलिंग थी कोई, उसको आप जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि आपने काम गलत किया। लेकिन आप बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स में भी ऐसे होता है कि आप खुद गलत होते हैं, लेकिन आप अपने आप को सही साबित करने के लिए सारी जस्टिफिकेशन उस फेवर में लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो अनकॉन्शियसली है ना, बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन का, कि उसमें क्या होता है आपकी जो रीज़नेबल या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती हैं आप उनको जस्टिफाई करते हैं। Justify on feelings that are unacceptable, that are unreasonable and unacceptable in reality in order to seek relief from it. कि आप अपने गिल्ट को कम करने के लिए अपनी गलत काम को भी आप जस्टिफाई कर रहे होते हो अनइंटेंशनली। ये याद रखना है कि सारे अनइंटेंशनल अनकॉन्शियसली आपके वो डिवेलप होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। किलिंग इज़ रॉन्ग बट आई किल्ड हिम बिकॉज ही डिज़र्व। कि किसी को मारना, किसी का मर्डर करना गलत है, ठीक है, ये इट्स अ क्राइम, लेकिन आप उससे कहो कि अपने आप को आप अपनी तसल्ली के लिए कह रहे हो कि नहीं मैंने उसको मारा है, हालांकि मारना गलत है, लेकिन उसको मैंने सही मारा है, वो डिज़र्व करता था कि उसको मारा जाए। तो ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड। सारे के सारे जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म वो अनकॉन्शियस हैं। आपको सिर्फ एक डेफिनेशन में एक जगह पे कॉन्शियस का वर्ड मिलता है। यहाँ पे हमने कहा ना अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, वो आते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन में। कि रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप कॉन्शियस
डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड ऑपोजिट टू एन एटीट्यूड इन द अनकॉन्शियस, कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो एटीट्यूड है आप अपेरेंटली या कॉन्शियसली उसके ऑपोजिट एक एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हैं टू अवॉइड अवेयरनेस ऑफ अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और थाट्स। फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो गया एंट्री टेस्ट में, लेकिन वो कहता है कि वो खुश है कि ये न्यूज़ सुन के। वो है तो दुखी ही, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पे वैसे शो कर रहा होता है, नहीं नहीं मैं तो खुश हूँ, कोई बात नहीं, मेरी बेहतरी के लिए ही हुआ है। तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, आप ये भी एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही है। यहाँ पे कॉन्शियस का वर्ड थोड़ा डिफरेंट वे में आ रहा है, शायद आपको मेरी बात कुछ समझ आ रही हो या फिर कन्फ्यूजन होप सो मैं कन्फ्यूजन नहीं मज़ीद क्रिएट करी। इसमें ये कह रहे हैं कि उस बंदे को है तो परेशानी ही, लेकिन ना ऐसे वो उस चीज़ से फ़रार पाने के लिए अब कह रहा होता नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है मुझे तो खुशी है इस चीज़ की। कोई टेस्ट फेल हो गया तो वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ मेरा फेल हो गया टेस्ट। तो वो उस चीज़ को ना वो कर अनकॉन्शियसली ही रहा होता है। लेकिन जब हमने डेफिनेशन में कहा है ना, तो हमने ये कहा है कि वो जो उसका एक्चुअल था ना एटीट्यूड, वो सैड ही था, लेकिन ये उसको हमने उस एटीट्यूड को हमने कह दिया कि वो अनकॉन्शियसली उसका था ना एटीट्यूड। अब उसको वो थोड़ा कॉन्शियसली चेंज कर रहा होता है, मतलब कि वो सैड था, उसको परेशानी थी, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 मैं तो परेशान नहीं हूँ, कुछ अपने आप को समझा रहा है वो। लेकिन जो ये समझाने वाला प्रोसीजर है वो हो सब कॉन्शियसली रहा है। होप सो कुछ समझ आ गई हो, अगर नहीं तो इसकी बस ऐसी डेफिनेशन याद कर लें। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड ऑपोजिट टू एन एटीट्यूड इन अनकॉन्शियस टू अवॉइड अवेयरनेस ऑफ अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और थाट्स। जो आपकी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग क्या है कि आप वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप एक ना एटीट्यूड उसके जो ऑपोजिट है वो डेवलप कर रहे होते हैं कि आप खुश, आपको दुख नहीं है, आप खुश हैं, आप ऐसे बाहर शो कर रहे होते हैं। डिसोसिएशन क्या है कि हैंडलिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर थ्रू टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी, कि आप वक्ती तौर पे ना अपनी जो सी किसी भी मामले से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से अपने अंदर की आपकी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अपने आप से, जैसे हम कहते हैं मुझे खुद से ये गिला है या क्या है, आपके अंदर कुछ बहुत सी चीज़ें हर इंसान के माइंड में एक वक्त में चल रही होती हैं। तो कोई आपके माइंड में इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट आप कि अपने थॉट्स में आ रहे हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, आप उनसे ना थोड़े वक्ती तौर पे फ़रार पाने के लिए ना चीज़ों को चेंज करते हैं। जैसे एक है कुछ चीज़ों को ना वक्ती तौर पे आप भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन, मतलब अपने आप को उस चीज़ से डिसोसिएट कर लेना, अलग कर लेना। अब इसका एग्जांपल है, अ यंग गर्ल हैज़ एमनीजिया अबाउट अ फैटल ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट इन विच शी वाज स्पीडी ड्राइवर। कि एक जवान लड़की है, एमनीजिया का मतलब है कि वो भूल गई है या भूल जाना किसी चीज़ को। तो वो एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ बड़ा सीवियर, जिसमें वो स्पीडी ड्राइवर थी, उसकी गलती थी। तो वो उस चीज़ अपने आप को उस चीज़ से अलग कर रही है कि वो वक्ती तौर पे उस चीज़ को भूल गई हुई है, वो एमनीजिया शो कर रही है। तो वो डिसोसिएशन है कि उसको मुकम्मल तौर पे भूल जाएगा उस फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियस एंड आइडेंटिटी। ये था डिसोसिएशन। अब नेक्स्ट इसका कुछ पोर्शन रहता है, इसमें से 3 और मैकेनिज्म ये हैं, इसके एग्जांपल्स हैं और कुछ सिनेरियोज हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वर डूइंग डिफेंस मैकेनिज़म्स। डिफेंस मैकेनिज़म्स में हमने डिसोसिएशन तक कर लिया था पोर्शन कवर। नेक्स्ट है रिप्रेशन, सप्रेशन एंड सब्लिमेशन। रिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, इट्स अनकॉन्शियसली कीपिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आउट ऑफ अवेयरनेस। कि आपकी जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं, जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो ग्रीफ की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, सैडनेस, कोई एनजाइटी, तो उनको आप अनकॉन्शियसली अपने आप से दूर रख रहे होते हैं। लाइक आप उसको फॉर टाइम बिंग उसको भूल रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। लाइक यू फॉरगेट देन यू फॉरगेट व्हाट यू फॉरगेट। ये लाइन बड़ी अच्छी मज़े की लिखी हुई है। यू फॉरगेट देन यू फॉरगेट दैट यू फॉरगेट, कि आप भूल जाते हैं उस चीज़ को, और फिर आप ये भी भूल जाते हैं कि आप उसको भूले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज़ अनअवेयर दैट ही इज़ जेलस ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन अपने दोस्त से जेलस है, लेकिन अनकॉन्शियसली उस चीज़ को वो अपनी आउट ऑफ अवेयरनेस रखता है, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को, उस जेलसी की फीलिंग को। तो उसे हम कहते हैं रिप्रेशन। लाइक एक्चुअली ही इज़ जेलस ऑफ हिज फ्रेंड, बट वो इस चीज़ को भूल जाता है कि वो उसके दोस्त से मतलब अपने दोस्त से जेलस है। तो वही लाइन आ गई कि यू फॉरगेट देन यू फॉरगेट दैट यू फॉरगेट दैट थिंग। अब नेक्स्ट है सप्रेशन।
सप्रेशन इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू रिप्रेशन, लेकिन उसमें ना थोड़ा कॉन्शियसली आप ना उस अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को खुद स्ट्रगल करके तो अपने माइंड से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, आउट ऑफ अवेयरनेस रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिप्रेशन में आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे, सप्रेशन में थोड़ा कॉन्शियस पार्ट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें क्या है कि आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हुई है और आपका टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में आपको बार बार वो इंसिडेंट याद आ रहा होता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल रहे होते हैं, आप उसको कॉन्शियसली ना अपने माइंड से भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो मेरे दिमाग से वो बात निकल जाए ताकि आप मैं अपने एग्जाम पे फोकस कर सकें। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? रीडायरेक्टिंग नेगेटिव फीलिंग्स या इम्पल्सेस इनटू पॉजिटिव वन। आपकी कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स आ रही हैं, आप उसको पॉजिटिव में ले जाएं। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको थोड़ा पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें। लाइक अपना गुस्सा बजाय इस पर कि किसी लिविंग पर्सन पे निकालें, आप उसको नॉन लिविंग चीज़ पे निकाल रहे होते हैं इन अ हेल्दी वे। लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या फिर आपने देखा होगा अक्सर ये टीवीज़ में, मूवीज़ और ड्रामास वगैरह में इस चीज़ को पोर्ट्रे किया रहता है कि किसी को गुस्सा है तो बाद में वो बॉक्सिंग कर रहा होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सब्लिमेशन रिएक्शन कि समवन विद एंगर इश्यूज चैनल देयर अग्रेसिव अर्जेस इनटू स्पोर्ट्स, कि आप अपने वो एग्रेसिव अर्ज को, एग्रेसिवनेस को स्पोर्ट्स में चेंज कर देते हैं। उस टाइम पे गुस्सा निकालने के बजाय आप उसको किसी हेल्दी स्पोर्ट की तरफ ले जाते हैं। इसमें से अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आई होप ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने किए हैं अभी तक वो आपको समझ आ गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, अ 40-year-old मैट्रिकुलेट मैरिड रेंजर सोल्जर विद 15 years ऑफ सर्विस सफ़र्स फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। एक पर्सन बताया हुआ है 40-year-old है, वो मैट्रिक पास है और उसकी एक रेंजर सोल्जर से उसकी शादी हुई है। अब जिसकी एज जो सर्विस थी वो 15 ईयर्स उसने की है, उसकी सर्विस थी टोटल, और वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड थायरॉक्सिन टैबलेट्स। ही however says that he is all right and does not need any treatment adherence as consequently been poor, has consequently been poor। ट्रीटमेंट एडहेरेंस उसकी पुअर हो रही है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस क्या मतलब होता है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है ट्रीटमेंट, जो उसने आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए हुए प्रिस्क्राइब, आप उसको नहीं फॉलो करते तो आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस कह लें कि कम है, या फिर आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस प्रॉपर नहीं है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन डी में, कंप्लायंस एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस, वो आपने वहाँ से लाजमी करना है। क्या होता है कि अगर आपको कोई जो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर ने दिया हुआ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसका मतलब आप एडहेयर कर रहे हैं, आप उस स्टिक कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट प्लान से, तो आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस गुड है। अगर आप नहीं उसको फॉलो करें देन यू आर नॉन कंप्लायंट, नॉन एडहेरेंट टू द ट्रीटमेंट। अब वो पर्सन क्या है कि उसको उसको सफ़र कर रहा है वो हाइपोथायराइडिज्म से, लेकिन उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसको जो टैबलेट्स दी हुई वो ले ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे पहला हमने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था कि जब आप रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को जो सी है रियलिटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। इसमें हमने कहा था कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है लेकिन उसके बाद भी उसने स्मोकिंग को कंटिन्यू रखा है और वो ये से कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि वो हाइपोथायराइडिज्म उसको है, उसको मेडिसिन दी जा रही है, वो नहीं ले रहा, वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? उन्होंने साथ में मेंशन कर दिया कि नेम 2 डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो आपने 2 डिफेंस मैकेनिज्म बताने, सबसे पहले तो डिनाइल इसमें आता है ना कि वो उस रियलिटी को डिनाई कर रहा है, तो डिनाइल इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, अभी डिफेंस मैकेनिज्म की सबकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक मिलते जुलते से हैं। इसमें सेकंड आ सकता है या तो रिएक्शन फॉर्मेशन या रैशनलाइजेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था हमने कि एक कॉन्शियस डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड ऑपोजिट टू एन एटीट्यूड इन द सबकॉन्शियस, कि जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है ना उसकी, लाइक कि अनएक्सेप्टेबल फीलिंग इसमें क्या है कि वो डिजीज़ है उसको, तो वो अपना जो है एक कॉन्शियस एटीट्यूड उसके ऑपोजिट डेवलप कर रहा होता है। हमने कहा था कि एक स्टूडेंट का जो MCAT था वो हुआ है, उसका MCAT पास नहीं हुआ सपोज, या उसको कोई टेस्ट पास नहीं हुआ, तो वो कहता है कि वो खुश है इस चीज़ से, तो वो ऑपोजिट उससे ना एक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है। मतलब इस पर्सन में अगर हम देखें तो इसको वो डिज़ीज़ है लेकिन वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या आ रहा है कि वो उसको कबूल नहीं कर रहा या उस वो डिज़ीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो इसलिए रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है या रैशनलाइजेशन हो सकता है। रैशनलाइजेशन में हमने क्या कहा था कि जस्टिफाई ओन फीलिंग्स दैट आर अनरीजनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल इन रियलिटी इन ऑर्डर टू सीक रिलीफ फ्रॉम इट। रैशनलाइजेशन कैसे आएगा कि उसको बीमारी है, उसको डिजीज़ है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और उससे ना एक अपना ऑपोजिट उसके बिहेवियर डेवलप कर रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है।
तो इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है ना वो डिनाइल ही आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने साथ कहा है कि 2 डिफेंस मैकेनिज्म है तो हमने खींच के कोई 2 इसमें एडजस्ट करने हैं, तो वो यही बेस्ट पॉसिबल है जो रिएक्शन फॉर्मेशन या रैशनलाइजेशन इसमें आ सकता है। वैसे इसका डिनाइल है, ठीक है। An English and maths teacher are talking in staff room after their intelligent intermediate class performs badly in their subject. अब क्या हुआ है कि कोई टेस्ट हुआ है, जैसे सपोज हमारे सेंड अप एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप कह लें कि क्योंकि इंग्लिश मैथ्स स्कूल लेवल के सब्जेक्ट हैं, कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के, तो अब उधर उनकी कोई असेसमेंट हुई है तो बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो टीचर्स हैं वो स्टाफ रूम में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो इंग्लिश टीचर है वो कहते हैं कि क्लास ही इंटरेस्टेड नहीं थी इस सब्जेक्ट में, और जो मैथ्स टीचर है वो कहते हैं कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था। तो हमने बताना है कि डिफेंस मैकेनिज्म इंग्लिश टीचर और मैथ टीचर कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश टीचर का तो सही पता चल रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आप गुस्सा किसी चीज़ पे और पे किसी पर्सन पे निकाल रहे होते हो, चैनल आउट कर रहे होते हो। तो इंग्लिश टीचर ने कहा है कि वो बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा था कि अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशंस ऑन लेस डेंजरस पीपल, हेयर द स्टूडेंट्स आर लेस डेंजरस पीपल, तो उन चीज़ पे उस पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या अपने इमोशंस का डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेकंड है कि मैथ्स टीचर क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था, तो उसने क्या किया है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बार बार बता चुके हैं कि आप अपनी एक्सेप्टेबल फीलिंग्स को जो सी या अनएक्सेप्टेबल जो फीलिंग हो इन रियलिटी आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, कि हो सकता है वो बच्चों ने ही गलत किया हो, लेकिन आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो कि नहीं ऐसा नहीं है, जो सब्जेक्ट था ना वही डिफ़िकल्ट था। सो इट्स रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ माइंड डिफेंस मैकेनिज्म्स अराइज। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था कि इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इट्स अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो ये अनकॉन्शियस माइंड से अराइज होती हैं। देन ये सेक्शन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है इसमें से एक पोर्शन रह गया था कि करेक्टरिस्टिक क्या डिफेंस मैकेनिज्म का, इसको जल्दी जल्दी मैं करा देती हूँ, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रही है। करेक्टरिस्टिक्स आपने एज इट इज़ याद करने हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर डिस्क्रीट, दे मेंटेन अ सेंस ऑफ वेलबींग एंड सेफ्टी। अब वो पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म क्यों अडॉप्ट कर रहा होता है, एक सेंस ऑफ वेलबींग के लिए और सेफ्टी के लिए वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है अनकॉन्शियसली। दे इमर्ज इन अ डेवलपमेंटल सीक्वेंस फ्रॉम लेस मेच्योर टू मोर मेच्योर, ये एक सीक्वेंस वाइज डेवलप हो रहे होते हैं। पहले लेस मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, फिर मोर मेच्योर आते हैं। दे कैन बी ब्रॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल टू वार्ड ऑफ एंजाइटी, इसको ये है अनकॉन्शियस लेकिन इनको कॉन्शियस कंट्रोल में लाया जा सकता है। दे मे बी एपिसोडिक और बिकम मोर हैबिचुअल एंड परवेसिव। दे मे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट, लॉन्ग लास्टिंग हो तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट भी बन जाती है उस इंसान की। दे आर अनकॉन्शियसली डिवेलप्ड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनकॉन्शियसली डिवेलप्ड। कुछ सब हमने कॉन्शियस भी किए थे, जिसमें था कि आप सप्रेशन वाला है वो कॉन्शियस था कि आप कॉन्शियसली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर रहे होते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम अगेन सेइंग दैट। इसको बहुत अच्छे से करना आपने, और इस टॉपिक को लाजमी मुद्दत राना से पढ़ें। वहाँ पे एक पर्पल ब्लॉक दिया हुआ है, वो एक पेज का तकरीबन बना हुआ है, पूरे पे ब्लॉक दिया हुआ है सिनेरियो वाला, वो आपने अच्छे से याद करना है। याद नहीं करना मतलब उसको एटलीस्ट रीड दें, उसको समझें। डिफेंस मैकेनिज्म को मुद्दत राना से भी करें, एक दफ़ा इसको फ्रेंड्स बुक से भी रीड कर लें। ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इट्स द ओनली टॉपिक इन होल बुक दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से MCQs लाजमी आते होते हैं 1-2, और SCQs भी आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए हैं इसमें से, और सिनेरियो बेस्ड आते हैं। आप सिनेरियो सिर्फ तभी पिक कर सकते हैं इस तरह के जब आपने उसको डिटेल से स्टडी किया हो।